बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर ना होने को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तौहीन अदालत करार दे दिया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ जिसमें अहम फैसले किए गए। दूसरी जानिब आज जो है कौमी असम्बली का इजलास हुआ जो कि कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर ना होने के मामले पर चीफ जस्टिस रानी बेंच के सरबराह को खत लिख दिया है। देखें अब क्या होता है, ये अदालतों के अंदर तकसीम तो बड़ी बदकिस्मती है और इसके क्या ये हमारा इंटरनल जो एक क्योस है इस पूरे अरेंजमेंट का, उसके ये अंडे बच्चे अपने दे रहा है और मजीद अफरा तफरी फैला रहा है, लेकिन ये रुक जाएगा इंशाल्लाह। ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, ये पूरा सिलसिला जा नहीं सकता, मुताबिल नहीं हो सकते। प्रेसिडेंट ट्रंप की का पहला जो दिन है बतौर सदर, तो वो जो है उन्होंने कल दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में उनकी तकरीब देखी और उसी तरह से तकरीबन सारी वैसी ही थी इंडोर, और उसमें साबिक सदूर और जो फर्स्ट लेडीज़ और ट्रंप के अहल खाना और बाकी उनके जेडी वैंस की फैमिली और बाकी सारे लोग। हुक्मनामे जो फौरी तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जितना मैं उनको थोड़ा सा स्टडी कर पाया हूँ, अभी तो देखेंगे कि इनके क्या इसको डिटेल में आने वाले कल या परसों तक ज़रा आइडिया होगा, लेकिन फौरी तौर पे मैं जितना इनको पढ़ सकता था, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने जारी किए हैं कोई 90 के करीब, 89-90 जो भी उनकी तादाद है, तो वो जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये है कि कांग्रेस के अप्रूवल के बगैर प्रेसिडेंट जारी कर सकता है, लेकिन वो चैलेंज अगर कॉन्स्टिट्यूशन से हटके हो तो फिर वो चैलेंज हो जाता है, उसको लोग अदालत में ले जाते हैं। लेकिन यह है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की एक बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और इसमें जो है वो कुछ तो उनके डोमेस्टिक हैं जो कि उनके मुल्क के अंदर ही रहेंगे मामलात, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि जिनका असर जो है वो पूरी दुनिया पे पड़ने जा रहा है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पर भी पड़ने जा रहा है, पूरी दुनिया पे पड़ने जा रहा है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि ज़रा तेज़ी से देखते हैं कि क्या, और असर बहुत गहरा पड़ने जा रहा है पूरी दुनिया पे। यानी आप यूँ समझ लें कि ये एग्जीक्यूटिव, ये ट्रंप नहीं है, ये जो मैं एक अरसे से बात कह रहा हूँ कि ये 45 का ग्लोबल ऑर्डर ख़त्म हो रहा है, 1940 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का ग्लोबल ऑर्डर ख़त्म हो रहा है और एक नया ऑर्डर जन्म ले रहा है। उसकी शक्ल अब क्या होगी वो आने वाले दिनों में देखना है। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये दिया कि जो रिटर्न टू पर्सनल वर्क है, ठीक है, ये जो थर्ड स्लाइड में इनकी ज़ाहिर है कि उसको देखूंगा मैं और फिर उसके बाद मैं उस पर कमेंट तेज़ी के साथ करने की कोशिश करूंगा। थर्ड स्लाइड जो रिटर्न टू इन पर्सन वर्क, यानी लोग घर बैठ के काम अब नहीं करेंगे। जो पेंडेमिक के दिनों में एक हुआ था कि जी घर से रिमोटली काम कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें उन्होंने तमाम अमेरिकन, ख़ास तौर पे जो टैक्स से रिलेटेड या बाकी जो रिमोट वर्किंग करते थे, उनसे कहा है कि आप अब ऑफिस आएंगे हफ्ते के 5 दिन कम से कम या उससे ज़्यादा जो भी है, आप जो है अपनी रिमोट वर्किंग ख़त्म हो गई है। तो जितने भी लोग हैं वहाँ पे अमेरिका में, वो अब दोबारा 9 to 5 या जो भी उनकी शाम की ड्यूटी है, रात की ड्यूटी है, वो रिमोट वर्किंग उन्होंने फौरी तौर पे ख़त्म कर दी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। दूसरी जो मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहीं से हम देख लेते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया पर पड़ने जा रहा है, और वो ये है कि फोर्थ, रिस्टोरिंग अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी इन्फ्लुएंसिंग पोजीशन विद इन फेडरल वर्क फोर्स। अच्छा, इसमें जो है, इसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको देखें तो वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे अंदर जो हुकूमत की मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर जो लोग मौजूद हैं, वो कोई भी शख्स जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट को जवाबदेह है और अकाउंटेबल है प्रेसिडेंट को, ठीक है ना, और एग्जीक्यूटिव ब्रांच का सारे लोग प्रेसिडेंट को अकाउंटेबल हैं, जवाबदेह हैं। और उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो खुद देखेगा सारे मामला। अच्छा, इसमें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन देयरफॉर
नेसेसिटेड एक्शन टू रिस्टोर अकाउंटेबिलिटी टू द कैरियर सर्विस। कैरियर पोजीशन खत्म हो गई है। अच्छा, लेटर एफ जो है ना, ये सेक्शन एफ है। सेक्शन एफ का मतलब ये कि पोजीशंस, मतलब बहुत से सरकार, मैं इसको समझाता हूँ। सेक्शन एफ उनकी जो है वो ये है कि जी जो वफाकी मुलाजमीन हैं उनको बहुत सी, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, वफाकी मुलाजमीन है तो ग्रेड 18 ग्रेड जो भी, उनको निकालना आसान नहीं होता। ये निकालना बड़ा आसान हो गया है। सरकारी मुलाजमीन को निकालना बड़ा आसान हो गया है, क्योंकि अब जो लफ्ज़ है इसमें, दोबारा देखें अगर हम सी, एक तो ये है कि लेटर एफ जो है थ्रू आउट व्हेन यूज्ड टू डेजिग्नेट एन एक्सेप्टेड सर्विस शेड्यूल विद द लफ्ज़ पॉलिसी कैरियर। अच्छा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि रिप्लेस वर्ड पोजीशन विद द वर्ड कैरियर पोजीशन। पोजीशंस होंगी, कैरियर पोजीशंस नहीं है कि मेरा जी मैं 20 साल से जॉब करता हूँ, मैं 20 साल से यहाँ पे फॉरेन सर्विस में हूँ, मैं 20 साल, मतलब पोजीशंस होंगी। अब कैरियर पोजीशंस ख़त्म हो गई। इसके नतीजे में बहुत बड़ी तादाद में वहाँ के जो मुख्तलिफ वफाकी अच्छा, ये ध्यान में रखें कि फेडरल गवर्नमेंट की बात होती है, पूरी दुनिया मुतासर होती है, क्योंकि फेडरल सर्विस में फिर फॉरेन सर्विस भी आती है, फिर उसमें जो है वो बाकी अदारे भी आते हैं जो कि बाहर के मुल्कों के साथ डील करते हैं। वो सारी कैरियर पोजीशन पता है मैं पोजीशंस होंगी, और ये सारी जो हैं ये प्रेसिडेंट को खुद जवाब देंगी। प्रेसिडेंट जो है वो जाहिर है कि जो बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ से फारिग होने जा रहे हैं। अच्छा, अब इसके नतीजे में दूसरी जो इम्पॉर्टेंट है बात, वो है जिसको ये मैंने इसमें देखा, और अच्छा ये जो इसको चैलेंज करने जा रही हैं वहाँ की जो एसोसिएशन है, 5th स्लाइड अगर हम देखें, जो मुलाजमीन की जो फेडरल गवर्नमेंट की उनकी एसोसिएशन हैं, वो स्टॉप शेड्यूल एफ टू प्रोटेक्ट द सिविल सर्विस फ्रॉम पोलिटिकल करप्शन। ये 5 पोलिटिकल करप्शन का लफ्ज़ दिया उन्होंने, सियासी तौर पे करप्ट लोग हैं ये जो हैं, ये जिसको डीप स्टेट भी कहते हैं वो, तो ये सारे जो हैं उसको चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हायरिंग फ्रीज कर दी उन्होंने। 6th हायरिंग जो है अब मज़ीद नहीं होगी, मज़ीद वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो हायर नहीं करेगी। ये उनकी इंटरनल पॉलिसी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, उसके बाद जो है ये 7वां जो है ना, एंडिंग द वेपनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडिंग द वेपनाइजेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है, वो ये कहते हैं, अगर इसको हम इस पूरे को देखें, इनका पढ़ें इसमें, तो इसका मतलब ये है कि जो वेपनाइजेशन है, अमेरिकन पीपल, अमेरिका के लोग जो हैं, सिस्टेमिक कंपेन जो है वो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ, लीगल फोर्स ऑफ कई जो फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, और इंटेलिजेंस कम्युनिटी अगेंस्ट दोज परसीव पॉलिटिकल ओपोनेंट्स इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, ये वो सारा, ये जो एक्शंस हैं ये अपीयर करते हैं इन्फ्लिक्टिंग पॉलिटिकल पेन। यानी ऐसे, इसको मियार होके ज़रा समझते हैं कि क्या है। ये बात है कि जो वेपनाइजेशन यानी हथियारों के तौर पे इस्तेमाल होती रही है उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो उनकी सर्विसेज हैं हुकूमत में, कि जी मैं तो काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा है कि मेरे ख्यालात जो हैं वो ट्रंप से नहीं मिलते। तो ऐसे तमाम लोगों को जो है वो ट्रंप साहब ने फारिग करने का फैसला कर दिया है, और उनकी लिस्टें भी तैयार हैं। वो कहते हैं कि वो लोग जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर रह के काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल पेन टुवर्ड्स एक्चुअल, ठीक है, मतलब है कि गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव से हट के काम कर रहे हैं, ये जो है ये बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करते हैं स्कूलों की, ये जो हैं अगेंस्ट द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन एक्शंस के खिलाफ बात करते हैं, या वो जो सिंपली एक्सरसाइजिंग प्रोटेक्टिंग राइट, इनके खिलाफ जो अदारे काम करते रहे हैं माजी में कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो सारे ख़त्म हो गए। अच्छा, अब वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस से कह रहे हैं कि आप इंटेलिजेंस कम्युनिटी और दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ एक्शन लें उन लोगों के खिलाफ, रिव्यू द एक्टिविटीज ऑफ द इंटेलिजेंस कम्युनिटी ओवर द लास्ट 4 years। इंटेलिजेंस कम्युनिटी में काम करने वाले 4 साल में लोग, और आइडेंटिफाई एनी इंस्टेंसेस वेयर द इंटेलिजेंस कम्युनिटीज कंडक्ट अपीयर्स टू हैव बीन कंट्ररी टू पर्पसेस एंड पॉलिसीज ऑफ दिस ऑर्डर। इंटेलिजेंस कम्युनिटी भी हिट होगी, थ्रू द डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ प्रेसिडेंट को सबमिट की जाएगी रिपोर्ट, एनएसए को सबमिट की जाएगी एक्शंस के खिलाफ, और साथ ही उसमें जो है इंटेलिजेंस कम्युनिटी उन्होंने
टारगेट की अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी। इंटेलिजेंस कम्युनिटी को टारगेट करने के साथ साथ इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पहले मरहले पे मेरा ख्याल है कि जो बहुत सिग्निफिकेंट बात है वो ये है कि उन्होंने 50 लोगों के खिलाफ, इंटेलिजेंस कम्युनिटी के 50 लोगों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। अच्छा, इसमें 50 लोग जो हैं उसमें सबसे पहले ये जो लिस्ट है इसमें जेम्स क्लेपर हैं। ये 83 साल जेम्स क्लेपर जो हैं इनका नाम सबसे ऊपर है उस लिस्ट में। अगर हम लिस्ट दिखा सकें, वो इनके ऑर्डर में जो लिस्ट है, ये जेम्स क्लेपर जो हैं ये डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस रहे हैं और ये जो है ये CIA के डायरेक्टर रहे हैं और फिर उसके बाद ये जो है ये यानी ये इनका दौर जो है ना, जॉर्ज बुश सीनियर, बिल क्लिंटन, नेशनल जियो स्पेशल इंटेलिजेंस है जिसको जियो INTB के इंटेलिजेंस भी कहते हैं, यानी ये कि पूरी दुनिया में ट्रेस करो कि लोग कहाँ पे हैं, किस जगह मौजूद हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2001 से 2006 तक ये इसको इन्होंने हेड किया हुआ है। और फिर डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, ये पहले डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस थे अमेरिका के, ठीक है, और ये 1992 से 95 तक। और फिर उसके बाद ये 2010 से 2007 तक अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और फिर डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है ये रहे 2017 तक। तो इनका जो नाम है ये फेरिस में सबसे ऊपर है, जेम्स क्लेपर। उसके बाद दूसरा जो नाम है वो माइकल हेडन का है। माइकल हेडन जो हैं ये डायरेक्टर CIA भी रहे हैं। माइकल हेडन ये 79 ईयर्स इनकी एज है। ये 2006 से 2009 तक डायरेक्टर CIA रहे हैं बुश और ओबामा दौर में, और उससे पहले 2005 से 2006 तक ये डिप्टी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस रहे हैं और 2005 से 1999 तक ये डायरेक्टर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी थे। अच्छा, इनके खिलाफ भी तहकीकात शुरू हो गई हैं और इनकी सिक्योरिटी हटा ली गई है, यानी जो इनको सिक्योरिटी मिलती थी वो हटा ली गई है। और उसके बाद तीसरे डायरेक्टर जो CIA हैं लियोन पनेटा जो हैं ये ओबामा दौर में 2011 से 13 तक ये जो हैं ये नहीं 2009 से 11 तक ये डायरेक्टर CIA रहे हैं और 11 से 13 तक ये सेक्रेटरी डिफेंस रहे हैं और उसके बाद ये 94 से 97 तक ये चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं। तो लियोन पनेटा का नाम भी इस लिस्ट में है। और फिर उसके बाद 70 साल जॉन ब्रेनन का नाम है, ये 2013 से 2017 तक डायरेक्टर CIA रहे हैं। इसी लिस्ट में आगे मैं चलूँ तो थॉमस फिंगर हैं, ये चेयरमैन नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल रहे हैं। फिर उसके बाद रिचर्ड लेजेट जूनियर जो हैं ये डिप्टी डायरेक्टर NSA रहे हैं। अच्छा, जॉन मैकलैन जो हैं ये डिप्टी डायरेक्टर एक्टिंग डायरेक्टर CIA रहे हैं, ठीक है, ये सारे CIA के लोग। अच्छा, उसके डिप्टी डायरेक्टर एक्टिंग डायरेक्टर CIA और इनका नाम भी इस लिस्ट में है। फिर उसके बाद फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी 9 जो हैं सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और इंटेलिजेंस ओवरसीइंग डिफेंस इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़, इन सब की डिटेल्स, इनके लैपटॉप्स, इनकी गुफ्तगू, इनके राब्ते, इनकी फाइल्स, इनके अप्रूवल्स, ये सारे जो हैं ये कब्जे में लेके तहकीकात शुरू हो गई हैं। निकोलस रेसुमन ये डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म। उसके बाद ये है कि रसल ट्रेवर्स ये भी नेशनल काउंटर टेररिज्म। और ये सारे लोग जो हैं ये एक पूरी लिस्ट है। और आखिर में इसमें जॉन बोल्टन का नाम भी आता है जो ट्रंप दौर में NSA और अमेरिका के सफ़ीर रहे हैं। और इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट नाम हैं बहुत से, और मैं जब उनके देख रहा था उनके बारे में डिटेल्स, तो कई ऐसे हैं जिन्होंने इराक़ में, अफ़गानिस्तान में, ईरान डेस्क के ऊपर, इंडिया, पाकिस्तान, ये जो ईस्ट एशिया डेस्क, ये पुराने लोग हैं। मैंने आपसे कहा ना कि जैसे ये मतलब मिसाल के तौर पे मैं कई लोगों के नाम देख रहा हूँ, तो ये जो हैं ये इनमें से बहुत से लोग रिटायर हुए हैं। कोई किसी लॉ फर्म में है, कोई किसी थिंक टैंक में है, किसी और जगह पे काम कर रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो FBI के हैं, कई। अच्छा, एक जो है जैसे स्टीफन हॉल है, तो ये रशियन ऑपरेशंस के जो हैं ये CIA में जो है ये देखते रहे और CNN पर ही आते हैं।
अपने कमेंट्स देने के लिए। और जो इमाइल निखले हैं, ये फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ CIA पॉलिटिकल इस्लाम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस प्रोग्राम, इसके हेड हैं, इनको भी पकड़ लिया है। डेविड प्रिसिस जो हैं, ये हैं फॉर्मर CIA ऑथर ऑफ प्रेसिडेंट्स बुक ऑफ सीक्रेट्स, इनको भी। उसके बाद ये है कि क्रिस सेवन जो हैं, ये वेपन्स इंटेलिजेंस नॉन प्रोलिफरेशन। तो मैं इनके क्रेडेंशियल्स अभी देख रहा था, डिटेल में यहाँ पे बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिंथिया जो हैं, ये जो हैं, ये ग्लोबल इश्यूज़ की असिस्टेंट डायरेक्टर रही हैं, अंडर कवर इन्होंने ज़्यादा काम किया है कई मुल्कों के अंदर। तो ये बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो इसमें अभी जो 50 की लिस्ट है फौरी तौर पे, जिनसे तहकीकात शुरू हो गई हैं और सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई है, और उनके लैपटॉप्स और टेलीफोन्स और ये सारे, तो ये इनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये है कि एक और जो इम्पॉर्टेंट है इसमें बात, वो ये है कि रीवैल्यूएटिंग एंड रिलीजिंग यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन एड। अच्छा, ये फॉरेन एड वाली जो बात है ना जी, अब ये जो 43rd है, अच्छा 43rd से 90 दिन के लिए अमेरिका की तमाम जो इमदाद है दुनिया के मुख्तलिफ जो अदारों को, ममालिक को दी जा रही थी, वो 90 दिन के लिए रोक ली गई है। अच्छा, 90 दिन का पॉज आ गया है। अच्छा, 90 दिन के लिए फॉरेन एड रुक गई। अब इस फॉरेन एड के रुकने के नतीजे में फौरी तौर पे जो अक़वाम मुत्तहिदा की फंडिंग है और अक़वाम मुत्तहिदा से रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स हैं, उनकी फंडिंग रुक जाएगी। अभी मैंने कुछ देर पहले IMF से चेक किया, एक तो यूनाइटेड नेशन से मुतालिक यानी जितने भी उनके प्रोग्राम्स हैं, यूनिसेफ से लेके और बाकी जितने भी उनके ह्यूमन राइट्स और वो सारी, क्योंकि फंडिंग तकरीबन 22% जो है वो अमेरिका देता है, तो ये एड उनकी रुक जाएगी। मैंने IMF से पूछा कि क्या आपके ऊपर असर पड़ेगा? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, अब ये जो 90 दिन है इसमें हम जितने प्रोग्राम्स देंगे बाकी मुल्कों, US एड इसमें रुकेगी। सबसे बड़ी बात, 90 दिन के लिए US एड रुक गई है, US एड भी रुक गई है, ठीक है। इन्हें टोटल पॉज है 90 दिन के लिए फॉरेन असिस्टेंस को। मैंने पूछा IMF से कि, तो उन्होंने कहा कि अभी हम देखेंगे, ये हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन इस दौरान चूंकि हमें पैसा अमेरिका नहीं दे रहा और रोका है, तो हम एवेल्यूएशन वगैरह हर चीज़ को हम रोक रहे हैं, यानी स्लो कर रहे हैं कि ये जो है ये अमेरिका इसमें आने वाले दिनों में कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो IMF, यूनाइटेड नेशंस, उससे मुतालिक सारे अदारे। फिर मैंने ये पूछा कि फॉरेन एड के अंदर क्या डिफेंस आता है? उन्होंने कहा आ सकता है। तो जिन मुल्कों को, जैसे सबसे ज़्यादा इसराइल को, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, तो अगर तो ये लॉन्ग टर्म खिंच जाता है तो उसके नतीजे में फिर वो उनको डिफेंस की सप्लाई और कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेन एड रुक गई अभी 90 दिन के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद मुल्क से मुल्क हर चीज़ को रीवैल्यूएशन होगी। और चूंकि विवेक रामास्वामी जो हैं वो, उन्होंने हलफ बर्दारी की तकरीब के फ़ौरन बाद ही ऐलान किया कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से मैं अलग होकर अब ओहायो का गवर्नर का इलेक्शन लड़ूंगा, तो होल सोल जो हेड करेंगे वो अब इलॉन मस्क करेंगे। इलॉन मस्क पे काफ़ी तनकीद हो रही है कि उन्होंने कल वो हिटलर के अंदाज में, उन्होंने जैसे हिटलर जो होता था, तो उस तरह से उन्होंने कल कई दफ़ा हाथ अपना लहराया, उससे बड़ी तनकीद हो रही है ख़ासतौर पे इसराइल में। लेकिन फिर उन्होंने वजाहत की, उन्होंने कहा भाई ये एक आम तरीका है, ये मैंने हाथ ऐसे ही उठा के जो ऐसे करके इशारा किया। बहरहाल एनीवे, वो तकरीब के अंदर वो एक फटा पड़ा हुआ है इसराइल में ख़ास तौर पे। अच्छा, तो ये, अच्छा डेथ पेनल्टी अमेरिका में रिस्टोर हो गई है। 45th स्लाइड अगर देखें तो डेथ पेनल्टी उसमें रिस्टोर हो गई है। अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि WHO से अमेरिका ने कहा है कि हम अलग हो रहे हैं। अच्छा, WHO से अलग होने का मतलब ये है कि अगर अमेरिका WHO से अलग हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया के लिए क्राइसिस ये इसलिए है कि ये 19 स्लाइड, विड्रॉइंग द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO से हटने का मतलब ये है कि फौरी तौर पे, क्योंकि WHO में सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका देता है, तो उसके नतीजे में तमाम दुनिया WHO के प्रोग्राम्स मुतासर हो सकते हैं। यानी पोलियो के ड्रॉप्स, यानी ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीनेशन, यानी वो सारे प्रोजेक्ट जो WHO और उनके WHO के मुलाजमीन, उनकी टीम्स, उनके रज़ाक़ार, उनके ऑपरेशन मुख्तलिफ मुल्कों में, ये सारे मुतासर हो सकते हैं। WHO की फंडिंग अमेरिका करता है सबसे ज़्यादा। तो चाइना फौरी तौर पे सामने आया और चाइना ने कहा है कि हम WHO को बंद नहीं होने देंगे और उसको करेंगे। लेकिन अब देखना ये है कि WHO, अच्छा दवाइयाँ होती हैं जितनी, तो WHO अप्रूव करता है कि ये दवाई, ये एंटीबायोटिक, ये, तो एक बहुत बड़ा ग्लोबल लेवल पे क्राइसिस पैदा हो सकता है अगर WHO की फंडिंग कम होती है
और उसके नतीजे में ये पोलियो ड्रॉप्स और ये टीबी और बच्चों को जो कतरे पिलाए जाते हैं और वैक्सीनेशंस जो होती हैं और ये सारा, तो ये WHO की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं पूरी दुनिया को। तो WHO का मुतबादिल, मैंने आपसे कहा ना 1948 में के बाद से कोई मुल्क अलहदा नहीं हुआ WHO से, तो ये WHO से अलहदा होना जो है इसका पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा, पाकिस्तान समेत। ये जो इन्वेस्टिगेशंस हैं इनके नतीजे में क्या चीज़ें डीक्लासीफाई होती हैं, अभी तो उन्होंने ये नहीं फौरी तौर पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं दिया कि जॉन एफ कैनेडी, और ये 25 साल के बाद खुद ब खुद अमेरिका में जो खुफिया दस्तावेज़ात हैं वो डीक्लासीफाई हो जाती हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ये मैं फौरी तौर पे कई डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासीफाई करूँगा। बड़ी अजीब सी बात है कि जॉन एफ कैनेडी, जिनको 1963 में जिनका कत्ल हुआ था, और लियोस जो था तो उसने, इन्होंने कहा था वो अकेला आदमी, CIA ने कहा था अकेला आदमी है, लेकिन ये कि उनकी जो फैमिली है वो ये कहती रही है कि जी वो अकेला नहीं था। और ये जब पेपर्स हमेशा डीक्लासीफाई होने की बात हुई तो CIA ने रुकवा दिए पेपर्स कि जॉन एफ कैनेडी के जो कत्ल की तहकीकात हैं वो मंजर आम पे ना आए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की जो पेपर्स थे, जो तहकीकात थी, वो भी मैं डीक्लासीफाई करूँगा, सारे के सारे पेपर्स। और इसी तरह से 1968 में उनके भाई रॉबर्ट कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग, जिनका कल डे भी था और जिस तरह जो उनका भी एक ही साल में कत्ल हुआ, तो उन दोनों की जो कत्ल की इन्वेस्टिगेशन वो भी CIA ने रोकी हुई है। वो पेपर्स भी डीक्लासीफाई होंगे कि उसमें कौन जिम्मेदार था और कैसे हुआ और क्या सारा सिलसिला था, और कौन से लोग अभी हालिया सालों में CIA के थे जो पेपर्स को रुकवा रहे थे कि वो डीक्लासीफाई नहीं होने चाहिए, मंजर आम पे नहीं चाहिए। तो CIA के अंदर, इंटेलिजेंस के अंदर ही पर्ज हो रही है। अब स्टेट डिपार्टमेंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे वहाँ पे क्या मंजरनामा है, ये तो नाम सामने आ गए हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक तो ये बराह रास्त पूरी दुनिया पे। अब फिर उसके बाद एक और जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा ये दो ही यहाँ पे जो हैं वो, यानी दो ही किस्म की जिन्स या सेक्स हैं, एक मेल है और एक फीमेल है, और कोई तीसरी जेंडर नहीं है। तो इसके ऊपर उन्होंने एक बाकायदा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है, डिफेंडिंग वीमेन। इसका जो टाइटल अब ये रखा है उन्होंने, डिफेंडिंग वीमेन फ्रॉम जेंडर आइडियोलॉजी एक्सट्रीमिज्म, रिस्टोरिंग बायोलॉजिकल ट्रूथ टू द फेडरल गवर्नमेंट। यानी अब जो जिन पासपोर्ट्स पे एक्स लिखा होता था, जेंडर के आगे एक्स, यानी वो मेन भी नहीं है, विमेन भी नहीं है, और किसी तीसरी जिन्स से हैं, वो ख़त्म कर दी है। तो अमेरिका में या सिर्फ मर्द होंगे या सिर्फ औरतें होंगी। थर्ड जो जेंडर है वो वहाँ पे ख़त्म हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने ये कहा है कि इसको जो मैं पढ़ रहा था 20th उनका जो है, डेजिग्नेटिंग कार्टल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। अब ये तो मेक्सिको की तरफ है बज़ाहिर, लेकिन अब इसको ये देखना है कि अगर जो ड्रग कार्टल्स हैं जो मेक्सिको में या कोलंबिया में, बाकी मुल्कों में, वो अगर फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई किस तरह होगी? मतलब पाबंदी तो लग सकती है कि भाई पाबंदी तो पहले भी लगी होगी, मनशियात फरोश हैं, लेकिन अगर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देखिए एक आदमी मेक्सिको में बैठा है और ड्रग्स बेच रहा है तो उसको तो पाबंदी दुनिया भर में लगी होगी, लेकिन वो टेररिस्ट है अगर, तो फिर क्या उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी? क्या कोई फौजी कार्रवाई होगी? कैसे कार्रवाई की शक्ल क्या होगी कि किसी मुल्क में कोई अगर जो है वो जो ड्रग कार्टल्स के लोग हैं तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? अब ये ऐसी बात है जिस पे आने वाले दिनों में देखना है, क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अभी ड्रग कार्टल्स नहीं है, अभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ कार्रवाई का तरीका क्या होगा, ये आने वाले दिनों में हमने देखना है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने जो 30th ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और डेवलपमेंट, OECD और ग्लोबल टैक्स डील, ये जो टैक्स इन्होंने लगा दिए हैं, इसका ये किस पे टैक्स लगे हैं? ये अमेरिकन मल्टी नेशनल कंपनीज के ऊपर टैक्स लग गए। यानी अगर कोई भी ऐसी ब्रांड या कोई शेयर जो अमेरिका की मार्केट है, उन्होंने अपने ऊपर टैक्स लगा दिए खुद। यानी मिसाल के तौर पर आपने आईफोन लेना है या आपने कोई भी और चीज़ जो अमेरिका की प्रोडक्ट है, या आने वाले दिनों के अंदर आपको एप्लीकेशन अमेरिका की या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो अमेरिका के ऊपर जो है वो खुद उन्होंने अपनी अमेरिका की भी, बाहर तो टैरिफ्स की बात जो हो रही है वो अलग है, लेकिन अमेरिका की मल्टी नेशनल कंपनीज के ऊपर भी उन्होंने टैक्स लगा दिए जिसका पूरी दुनिया पे असर होगा। यानी अगर अपने मुल्क पे टैक्स लग रहा है तो बाकी दुनिया के ऊपर क्या टैक्स लगेंगे?
तो ये जो है, ये आप यूँ समझ लें कि ये जो है ये पूरी दुनिया से इम्पेक्ट होने जा रही है, ख़ास तौर पे जो वेपनाइजेशन ऑफ, इन्होंने कहा है ना, पॉलिटिकल वेपनाइजेशन फेडरल इंस्टीट्यूट की हुई है। और इन्होंने स्टार्ट किया है डायरेक्टर CIA, 3 या 4 डायरेक्टर CIA या नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जो 80 साल के और कोई उससे ज़्यादा उम्र के, उन लोगों से इन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। और जाहिर उनसे की है तो फिर उनके मातहत जितनी भी चेन है, और साथ ही उन एम्प्लॉइज़ को जो है वो फारिग करने का भी रास्ता उन्होंने निकाल लिया है कि ये जो है ये रास्ते का क्या तरीका है। जी, ब्रेक के बाद सब डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने भी जो PTI समेत अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया है। ये जो PTI का हुकूमत के खिलाफ अलायंस है, ये बन पाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन या मुल्क के रूल ऑफ गेम्स तो है नहीं ना इस वक्त, कुछ भी नहीं। आप देखें ना कि अल्टीमेटली कहीं तनाज़ा होता है पूरी दुनिया में, तो ये होता है कि मुल्क अपनी अदालत की तरफ चले जाते हैं। अदालतों में अगर तनाज़ा खड़ा हो गया इतना बड़ा, तो मैंने आपसे कहा ना कि पूरा एक सिस्टम, मुल्क का भी दुनिया का भी, उसको छोड़ दें। लेकिन मुल्क का तो हमने पहले ही से ही खाना ख़राब किया हुआ है ना। तो अब ये मज़ीद पाबंदियाँ और फ़ॉरेन एड और जो WHO की तरफ से ऐलानात और ये क्या सारे सिलसिले। देखिए ना, फ़ॉरेन एड को उन्होंने मैंने आपसे कहा कि 90 दिन के लिए पाकिस्तान को तो नहीं आ रही, लेकिन मैंने आपसे कहा डिफेंस के लिए अब सबसे ज़्यादा इसराइल और इजिप्ट और जॉर्डन, ये वो भी शायद रुकने जा रही है, नहीं रुकने जा रही। दूसरी जो बात है इसमें, जो मेरा ख्याल से जो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर आने का फैसला किया है, जो 18th है, पुटिंग अमेरिका फर्स्ट इन नेशनल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट। ये पेरिस एग्रीमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये 2015 में ये जो है ये हुआ था। और उसमें ये था कि 196 के करीब मुल्कों ने कि भी क्लाइमेट जो, क्योंकि वो ड्रिल भी तो आया है ना, वो भी तो आ गया है कि ड्रिल ज़्यादा करो, जो कल हम बात कर चुके हैं पहले ही, कि वहाँ पर ड्रिल ज़्यादा करो और वो जो ऑयल है वो पूरी दुनिया में फैला दिया जाए, अमेरिकन ऑयल, और सब मुल्कों से कहा जाए कि अमेरिकन ऑयल ख़रीदो, ख़ासतौर पे वो मुल्क जो कि अमेरिका पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। मैंने भी किसी से ये पूछा कि नेटो की को जो डिफेंस की फंडिंग है वो भी इसमें रुक सकती है, जो 90 डेज़ का फ्रीज होने का, बिल्कुल रुक सकती है। इस दौरान वो मैसेज तो नेटो को दे चुके हैं इससे पहले वो। तो उसके नतीजे में जब ऑयल आना शुरू होगा, अमेरिका का ऑयल, अमेरिका फोर्स करेगा कि हमारा ऑयल ख़रीदो, ठीक है, तो उसके ड्रिल बेबी ड्रिल उन्होंने पॉलिसी का नाम है उनका। तो इशू ये है कि फिर उसके नतीजे में जो मिडिल ईस्ट का ऑयल है, जो उनको अपनी और मार्केट देखनी पड़ेंगी, और वो साथ ये भी देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि उनकी सारी जो इकॉनमी है वो ऑयल पे डिपेंड करती है। और जो अमेरिकन आगे टेक्नोलॉजी और बाकी मामला सारे, तो उन्होंने मल्टी नेशनल, वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो अपने क्लोज, एक होता है ना कि अमेरिका अपने आप को बिल्कुल आइसोलेशन में लेके जाके और फिर दुनिया के ऊपर वो राज करने का सोच रहा है। अच्छा, अब सवाल, अच्छा, बड़ी लंबी टेलीफोन पे बात हुई है, टेलीफोन से मेरा वीडियो कॉल हुई है बड़ी लंबी, और वो जो है वो शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान, प्रीमियर शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन की बड़ी बहुत लंबी कॉल हुई। और उसमें ये जो ट्रंप हैं उनके तो ये हलफबरदारी की तकरीब के बाद और ख़ास तौर पे एलामिया जारी हुआ कि जी दोनों ने बहुत इस बात को यकीन दहानी करवाई है कि ताल्लुकात अमेरिका और चाइना और रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो सबसे आगे हैं इस वक्त, क्योंकि वहाँ से एक इंडिकेटर आ रहा है कि पुतिन से भी मिल रहे हैं और शी जिनपिंग से भी मिल रहे हैं, तो इन ताल्लुकात पे किसी भी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा दोनों मुल्कों को। तो प्रीमियर शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान बात हुई। दूसरी बात यह कि जो सेटलर्स थे जिनके ऊपर पाबंदी लगी हुई थी, जो मकबूजा इलाकों में सेटलर्स थे, यहूदी सेटलर, तो उनका जो नाम है वो टेररिस्ट लिस्ट से निकाल दिया। उन पर टेररिस्ट तो नहीं, लेकिन सैंक्शंस लगी हुई थी, वो नाम निकाल दिया। उसके नतीजे में जो मकबूजा मगरबी किनारा है वहाँ पे बहुत वायलेंस हुआ है जनीन में, और वहाँ पे कुछ 7 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो गए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा है कि जो डील है, ये तीनों मराहल तक कामयाब रहती है कि नहीं रहती मैं नहीं जानता, मैंने शुरू तो करवा दी है। ये ज़हन में रखें कि अच्छा, हफ्ते के दिन 4 ख़वातीन को रिहा किया जाएगा, जो ख़वातीन जो है गालिबन इसराइली फ़ौज की होंगी, और एक जो फ़ौज की खातून है उसके बदले में 30। तो ये अगर 4 हैं तो उसी के मुताबिक फिर वहाँ से फ़लस्तीनी कैदियों ने, दोहा ने उस पर रिएक्ट किया है, कतर ने। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो ये सारा है जंगबंदी का माहिदा, ये
हम यकीनी बनाएंगे आगे चले, क्योंकि एक दफ़ा जब खुल गया है ना मामला तो वो उसको दोबारा बंद नहीं कर सकते। इसराइल की फ़ौज के जो सरबराह हैं, उसको जो सरबराह है उसने अपनी नाकामी को मंजूर करते हुए हवील हेजरी हलीवी उसने आज कहा है कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, और साथ जो सदर्न कमांड का वहाँ पे देखने उसने कहा मैं भी रिज़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि हम नाकाम हुए थे और पहले भी हम कह चुके थे जब ये ख़त्म होता है मामला तो हम अलग हो जाएंगे फ़ौज से, तो वहाँ एक इंटरनल क्राइसिस है। लेकिन इसमें जो ये बात ध्यान में रखें कि जो गज़ा का ये जंगबंदी माहदा है, गज़ा में जंगबंदी माहदा हुआ है जी। ये अमन माहदा नहीं हुआ है, ये कोई पीस प्रोसेस नहीं है, ये एक मरहलों में है जिसके पहला मरहला 42 दिन का है, दूसरा मरहला फिर कुछ होगा, तीसरा मरहला सालों का होगा, ये दिहाइयों का होगा, जिसमें ये तय होगा कि वो गज़ा की रिकंस्ट्रक्शन कैसे होनी है, वो तो तबाह हुआ है। और 2 रियासतें, दूसरी रियासत कहाँ बनेगी, यानी फ़लस्तीनी रियासत कहाँ बनेगी। और फिर अभी तो जल्दी सारा इसीलिए सब ने किया कि वहाँ पे तबाही आई हुई थी, एक जाहिरियत थी और वो बिल्कुल वहाँ पे ख़त्म हो रहे थे लोग जो गज़ा के अंदर। तो ये तो, लेकिन साथ ही चूँकि एड रुकी है पीछे यूनाइटेड नेशंस की, तो उसके नतीजे में अब वो जो वहाँ पर ट्रक्स ने आना था, बाकी बहुत ज़्यादा वो उम्मीद कर रहे थे कि 2-3 महीनों में बहुत ज़्यादा एड पहुँचाएंगे, तो सारा जो बर्डन है अब ये आ गया अरब ममालिक पे, बाकी दुनिया पे, कि वो पैसा दें, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की मदद तो बंद कर रहे हैं वो 90 दिन के लिए। तो अच्छा, ये जो पेरिस एग्रीमेंट से निकलने का मतलब है माहौलियात का से वो निकलने का ऐलान करते हैं, तो जहाँ पे सैलाब आए हुए हैं जिन मुल्कों में, जहाँ पे ये जो जब अगर आप यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा ये शेफ फॉसिल ऑयल और ये सारा, तो उसके नतीजे में जो है वो फिर क्लाइमेट, ये ज़लज़ले आ रहे हैं, ये सैलाब आ रहे हैं पूरी दुनिया में, ये पूरी दुनिया में जो कार्बन एमिशन है, ये सारा मामला। तो इससे फिर अगर निकलते हैं तो फिर बाकी दुनिया जो है वो कहाँ जाएगी। अच्छा, और सबसे ज़्यादा इसका असर एक तो एशिया पे पड़ेगा, यूरोप पे भी पड़ेगा, लेकिन अफ्रीका पे तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा लोग डिपेंड करते हैं एड के ऊपर। अच्छा, एक और बड़ी खौफनाक बात जो मैंने अभी पूछी और मुझे बताई गई, मैंने कहा जी यूनाइटेड नेशंस के अगर एड बंद कर रहे हैं ये और तो मुझे ये बताएं कि ये इसका जो असर है ये कितना पड़ेगा पीस कीपिंग मिशंस पे। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा पड़ेगा, और ये प्रोलॉन्ग हो गया तो हो सकता है पीस कीपर्स जो हैं, जिसमें आपको पता है दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पीस कीपर्स जिन मुल्कों से जाते हैं उनमें पाकिस्तान भी है। तो पीस कीपर्स को आप अगर नहीं पे करेंगे तो वो फिर आगे लेबनान के अंदर मौजूद हैं, वो कहीं ये कश्मीर यहाँ पे मौजूद हैं, कि पीस कीपर्स तो हर जगह ऑब्जर्वर मौजूद हैं जहाँ जंगें हो रही हैं, अफ्रीका में मौजूद हैं। तो वो पीस कीपर्स जो हैं वो अगर हटते हैं अपनी जगह से तो फिर यूनाइटेड नेशंस तो एक ऐसा अदारा है ना जो दूसरी, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो पॉलिसी है ना 17th पॉलिसी, अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी, इसमें वो है कि जी यहाँ पर बाहर के मुल्कों से, जो मैंने कल भी बात की थी, अभी उन्होंने कनाडा और मैक्सिको में नहीं लगाए, उन्होंने कहा मैं 1 फरवरी तक इंतजार करूँगा। 17वीं स्लाइड अगर हम देखें ना, उन्होंने नहीं लगाया अभी टैरिफ्स, उन्होंने कहा 1 तारीख तक मैं इंतजार करूँगा, उसके बाद अमेरिका फर्स्ट बाहर की दुनिया पर टैरिफ लगेंगे बाहर की दुनिया पे। सवाल ये है सारा कि बाहर की दुनिया जो है फिर वो कहाँ जाएगी, और साथ ही उसके बाद ये भी उन्होंने कह दिया, ये बड़ा डिटेल में इसको मैंने पढ़ा, प्रोटेक्टिंग द 11वीं जो है द मीनिंग एंड वैल्यू ऑफ अमेरिकन सिटीजनशिप, इसमें तो बहुत बड़ी तादाद में दुनिया आ रही है, यानी वो लोग जिनको अगर किसी के पास मुकम्मल वहाँ की नेशनैलिटी नहीं थी और उनके वहाँ बच्चे पैदा हुए तो वो अमेरिकन आगे वो उनको नहीं मिलेगी नेशनैलिटी और वो खुद ब खुद नहीं होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो गारंटी द स्टेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेजन। अच्छा, ये 13वां, इसमें उन्होंने जो है वो जाहिर है कि बाकी मुल्कों की तरफ बात की है, लेकिन एक ज़ाती जो है वो भी इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्डर इशू किया है कि मेरे दोस्त वो जो आए मिलने के लिए 12वीं वाइट हाउस मेमोरेंडम टू रिजॉल्व द बैकलॉग ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस, जो प्रेसिडेंट से लोग मिलने आए उनका कोई रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा सिक्योरिटी चेक और ये वो सारा कि कौन आ रहा है मिलने और क्या है डिटेल्स और ये सारा, और ये सारे मुझे, क्योंकि सारे अब प्रेसिडेंट को ही रिपोर्ट करेंगे सारे के सारे, जो पूरा जो उनका आ गया सारा मामला वो आ गया है उनकी अपनी तरफ, तो अपनी तरफ चूँकि उनका आ गया है कि मुझे ही सब रिपोर्ट करेंगे, तो इसलिए जो है। अच्छा, फिर रेफ्यूजी एडमिशन प्रोग्राम 14th वहाँ पर जो है वो और जो कई मुल्क ऐसे, जो ये भी उन्होंने कहा है कि कई मुल्क ऐसे हैं जो कि उनका सिक्योरिटी प्रोग्राम अच्छा नहीं है कि वहाँ से लोग जो है वो अमेरिका आएँ,
तो फर्दर सिक्योरिटी इन्हांस की जाएगी, रेफ्यूजी स्टेटस भी ख़त्म हो रहा है। उसके नतीजे में कोई 12-1300 लोग या 2000 के करीब लोग थे, 1600 शायद थे, वो यहाँ से अफगान जो थे वो उन्होंने अमेरिका जाना था, वो उन्होंने अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई उनकी बुकिंग्स करवाई हुई थी, वो सारे के सारे यहाँ से जो अच्छा फिर ये भी कहा है कि यहाँ से असला वापस, वो तो उन्होंने ऑर्डर नहीं निकाला, उन्होंने बात की है, तालिबान ने कहा कि कोई असला वापस नहीं करेंगे अफगानिस्तान ने, हम क्यों वापस करें, हमारा पैसा जो तुमने फ्रीज़ किया हुआ है वो जारी करो। तो वो पैसा तो रुक गया, वो जो इनकी एड वगैरह थी वो रुक गई, साथ ही इन्होंने असला ले लिया, तो एक नई पिक्चर दुनिया में इमर्ज हो रही है। अच्छा, उसके बाद फिर एक इसमें जो बात है वो ये है कि उन्होंने पार्डन कर दिया, उसमें भी 1500 लोग हैं तकरीबन जो कि उन्होंने जो कि 6 जनवरी 2021 को जिन्होंने ये पार्डन का जो एग्जीक्यूटिव है 22 6 जनवरी को जिन्होंने किया था वो सारे पार्डन हो गए। और साथ ही उन्होंने जो उस दिन जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशंस की थी ये यहाँ पर उनके खिलाफ भी तहकीकात शुरू हो रही हैं, यानी जो कमेटीज़ वगैरह थी, कुछ को तो प्रेसिडेंट बाइडन ने जाने से पहले तो अपने अहले खाना को हंटर बाइडन उसको उन्होंने सबको माफ़ी दे दी, मार्क मिली को दी, पार्डन किया, लेकिन बाकी उनको लियोन पैनेटा निकल के आ जाएगा। देखें ना, लियोन पैनेटा और ये ये पुराने लोग हैं सारे, तो ये तो जो है ये तो बहुत ये पूरी टीम्स हैं इनकी, ये जो डीप स्टेट के पीछे डीप स्टेट, और ये इंटेलिजेंस उठाया, अभी तो स्टेट डिपार्टमेंट आएगा, उसमें फॉरेन सेक्रेटरीज हैं पुराने जो सेक्रेटरी स्टेट्स हैं, उसमें नाम आ जाएंगे, तो कुछ मुझे पता है, मैं बाद में वेट कर रहा हूँ कि मजीद वहाँ से नाम आ जाएँ। सेक्रेटरी स्टेट्स हैं, अंडर सेक्रेटरीज हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरीज हैं, एम्बेसडर्स हैं कई मुल्कों में, वो सारे उनसे सबसे इन्वेस्टिगेशन शुरू होने लगी है। मैंने आपसे कहा ना कि ये किस दौर से उठाया है, ये वो उठाया उस बंदे को जो कि 1986 से जो इंटेलिजेंस के बड़े उहदों पर रहा है, वहाँ से स्टार्ट हुआ है, और फिर 4 डायरेक्टर CIA हैं कम से कम। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि जो ये ध्यान में रखें कि ये जो मुआहदा है, ये मुआहदा जो है ये अरब ममालिक पर भी प्रेशर है कि भाई अरब ममालिक जो है वो उन्होंने ही रिबिल्डिंग भी करनी है अब, और उनको ये ऑयल की जो मामलात हैं, अमेरिका फर्स्ट जो ट्रेड पॉलिसी है 17 स्लाइड अगर आप देखें ना, अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी है, यानी पहला जो ऑयल लेना है अमेरिका ने, वो अमेरिका ने खुद लेना है। ये इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है खुद, पहले मुल्कों में हमले होते थे ऑयल के लिए, अब ऑयल के लिए हमले नहीं होंगे, बल्कि अब इसलिए हमले होंगे कि हमसे ऑयल नहीं ले रहे, यानी वो तिजारती टैरिफ की सूरत में यूरोप में और बाकी मुल्कों पे कि आप जो हैं वो हमसे ऑयल भी लेंगे और आप हमसे LNG भी लेंगे, और बाकी आप मुल्कों से अगर लेते हैं मशरिक़ वस्ता से, किसी और मुल्क से लेते हैं, तो मशरिक़ वस्ता और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हैं वेनेजुएला और रशिया, ये अब अपनी मार्केट तलाश करेंगे, कौन सी मार्केट्स होंगी, कैसे होगा। तो पूरी दुनिया में इस वक्त एक टर्मोइल है, और मेरा नहीं ख्याल, मुझे सबसे ज़्यादा जो इसमें जो ये WHO की फंडिंग है ना, कि वैक्सीन्स और ये सारा, और फिर उसके बाद UNO की यूनाइटेड नेशंस की फंडिंग, और फिर इन अदारों की फंडिंग, और पीस कीपर्स और ये सारा, और तो ये एक ऐसा क्राइसिस है। विवेक स्वामी को क्यों हटाया है, वो मेरे ख्याल से वो H1B वीज़ा के ऊपर जो एक क्राइसिस चल रहा था, तो उसके ऊपर वो इलॉन मस्क और वो सारी लॉबी जो है वो पूरी, उन्होंने अल्टीमेटली वो जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है वो आगे आया है, इनको साइड पे किया। कितना पॉसिबल होगा, क्या फौरी नताइज होंगे, किस तरह रिएक्ट करेगी पूरी दुनिया, यूरोप किस तरह रिएक्ट करेगा, और ये सारे मामला देखने इंटेलिजेंस के लोग और फॉरेन सर्विस के लोग जिनसे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है, और बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं। अब देखें ना, कोई टीम्स हैं WHO की, जब उनकी तनख्वाही नहीं मिलेंगी तो वो टीम्स कैसे मुल्कों में काम करेंगी, ऑपरेशंस बंद करेंगे कैसे, और पैरेलल तो कोई है नहीं जो अथॉरिटी है कि वो जी अप्रूव कर दे कि इस वैक्सीन को लगाओ, ये तो सारा WHO का काम होता है ना। तो कोविड के दिनों में वही वैक्सीन को अप्रूव कर रहे थे ना, तो वही वैक्सीन को अप्रूव करते हैं कि भाई इतने आपने पोलियो के कतरे पिलाएं, ये पिलाएं, वहीं से आता है सारा। तो अगर वो टीम्स बंद हो जाएंगी तो दुनिया में, चाइना ने आके इसीलिए कहा है कि हम फंडिंग ज़्यादा करेंगे, WHO को बंद नहीं होने देंगे। तो देखते हैं कि ये जो पूरा ऑर्डर है, मैं पहले कह रहा हूँ कि ये ट्रंप नहीं है, ये 45 का जो ऑर्डर था, जो पहले ही जिसको धक्का लग चुका था, ये वो तो गिरती हुई दीवार है उस ऑर्डर की। नया ऑर्डर कैसे जन्म लेगा केओस में, वो आने वाले दिनों में देखना है। ख़ास तौर पे ये कि अमेरिका ने अपनी मल्टीनेशनल पे अगर टैरिफ बढ़ा दिए हैं, तो उनकी ब्रांड्स, उनकी प्रोडक्ट्स, उनकी फ्रेंचाइज पूरी दुनिया में, तो इसका क्या चाइना फ़ायदा उठाएगा?
या कोई दूसरा मुल्क फ़ायदा उठाएगा? ये देखना है अभी आने वाले दिनों में कि ये किस तरह से मामला आगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों के दो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।